हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 उत्तक। आपको मैंने पहले ही पार्ट 6 भेजा था और बोला था कि इसको रीड करना। आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तक उत्तक क्या होते हैं? एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं उत्तक? जो कोशिकाएं एक जैसी दिखती है, जिनकी संरचना एक जैसी होती है और वो कार्य भी एक जैसे करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? हम उत्तक कहते हैं। एक कोशिकीय जीवों में, जैसा कि आपने पहले कोशिका वाले पाठ में भी हमने पढ़ा था कि कुछ एक कोशिकीय जीव भी होते हैं। उन एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका सभी कार्यों को करती है। ठीक है, एक ही कोशिका जो है भोजन को लेना, ग्रहण करना, भोजन का पाचन करना, उत्सर्जन करना, इस सारे कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं। यानी एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य जो हैं एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। जैसे अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, पोषण, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। तो ये क्योंकि एक कोशिका भी इन सभी कार्यों को कर सकती है और बहुत सारी बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसी एक कार्य को कर रही हैं, तो इसलिए इसीलिए हम कोशिका को हमारे जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ये हमने 5वें पाठ में भी पढ़ा था। बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह होता है। यानी जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उन जीवों के अंदर एक ही कोशिका सभी कार्य नहीं कर सकती। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को करने के लिए दक्ष होती हैं। तो अलग अलग प्रकार के कार्य जो कोशिकाएं एक जैसे कार्य करती है, वो एक समूह के रूप में, उत्तक के रूप में उस कार्य को पूरा करती है। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन होता है। श्रम विभाजन मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइप की कोशिकाएं कुछ एक पर्टिकुलर कार्य को करती हैं और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं दूसरे कार्य को करती है। यानी कि उन्होंने अपना काम बांट लिया है। इस प्रकार के जो, जैसे हम अपना काम आपस में बांट लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? श्रम विभाजन। तो ये हमें बहुकोशिकीय जीवों में देखने को मिलता है। एक कोशिकीय जीवों में तो सिर्फ एक ही कोशिका कार्य कर रही है सभी। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्यों को करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती है और उस समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। एक ही संरचना वाले कोशिकाओं का वह समूह जो शरीर के किसी निश्चित स्थान पर विशिष्ट कार्य करते हैं, उत्तक कहलाते हैं। अब हम मनुष्य में आ जाते हैं। मनुष्य में मुख्यतः कौन कौन सी मांसपेशीय कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं और रक्त कोशिकाएं होती हैं। मांसपेशीय कोशिकाएं जिनके संकुचन और प्रसार से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से शरीर में गति होती है। ये मांसपेशीय कोशिकाएं जो हैं, ये मांसपेशियां हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है और इन हड्डियों से जो हम गति करते हैं वो मांसपेशियों की सहायता से करते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क से संदेशों को शरीर के अन्य भागों तक ले जाना। बाहर से हम कोई भी स्टिमुलस, उद्दीपन लेते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हमारे बाहरी वातावरण में आने वाले परिवर्तन को ग्रहण करती है, उसे मस्तिष्क तक ले जाती है और मस्तिष्क जो संदेश हमारे शरीर के अंगों को देता है, उन संदेशों को शरीर के अन्य भागों तक ले जाने का कार्य कौन करती है? तंत्रिका कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं, ये ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थों का वहन, रक्त जो है वो इनका वहन करती हैं, अपशिष्ट पदार्थों का, पोषक पदार्थों का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का। पौधों में संवहन उत्तक भोजन एवं जल का चालन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक करते हैं और ये संवहन उत्तक कौन से होते हैं? अपने जाइलम और फ्लोएम। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। पादप उत्तक सबसे पहले हम पढ़ेंगे। पादप उत्तक यानी पौधों में पाए जाने वाले उत्तक। पौधों में पादप उत्तक जो हैं वो स्थिर होते हैं, गति नहीं करते, क्योंकि ये अपना भोजन एक ही स्थान पर स्थिर रहकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। पौधों को कहीं इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने स्थान पर ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से अपना भोजन बना लेते हैं। इसलिए इनमें जो उत्तक पाए जाते हैं वो गतिहीन उत्तक होते हैं। इनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। सपोर्टिव होते हैं, सहारा देने वाले होते हैं ताकि पौधे जो हैं अपने स्थान पर खड़े रहें मजबूती के साथ और उनको शक्ति प्रदान करते हैं। अधिकांश पादप उत्तक मृत होते हैं, मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ये मृत उत्तक जीवित उत्तकों के समान ही शक्ति प्रदान करते हैं और इन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। पौधों के अंदर जो उत्तक हैं वो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, क्योंकि कोशिकाएं मृत हैं इसलिए उन्हें कम मेंटेनेंस चाहिए। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, कम मेंटेनेंस में ही वो ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि जीवित कोशिकाओं के बराबर ही वो शक्ति देते हैं पौधे को। पौधों में वृद्धि
कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, कुछ क्षेत्रों में ही वृद्धि होती है, जैसे कि तने के टॉप मोस्ट, तने के टिप पर, जड़ के टिप पर, सभी पौधे में सभी जगह वृद्धि नहीं होती है। पौधे में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। कुछ उत्तक ऐसे हैं जो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। उन उत्तकों की कोशिकाओं का काम ही विभाजन का है। कोशिका विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाते रहती है। इस प्रकार के उत्तक को हम विभज्योतक उत्तक कहते हैं। ये उत्तक पौधों में कुछ भाग में ही होते हैं और जिस भागों में ये उत्तक उपस्थित होते हैं उन्हीं भागों में वृद्धि होती है, जो उत्तक के विभाजित होने की क्षमता पर आधारित होता है। यहाँ हम पादप उत्तकों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पादप उत्तक जो है ये दो प्रकार के हैं, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तक जैसा हमने अभी बताया जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, ये तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षत विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतविष्ट विभज्योतक। स्थायी उत्तक दो प्रकार के, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक वो होते हैं जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हों। इसमें आपके आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल स्थायी उत्तक वो उत्तक होते हैं जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके बने होते हैं। इनमें आपके आते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम, जैसे जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये जाइलम ट्रैकीड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ऐसे ही फ्लोएम में 4 प्रकार की कोशिकाएं, ये आपकी चलनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो ये चारों अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, इनकी संरचना अलग होती है, इनके कार्य भी अलग होते हैं और ये चारों प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के हमारे जाइलम और फ्लोएम जैसे उत्तक का निर्माण करती हैं, इसलिए इन्हें हम जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं विभज्योतक उत्तक पर। विभज्योतक उत्तक पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती हैं। ऐसा विभाजित होने वाले उत्तक के कारण होता है क्योंकि इनकी कोशिकाएं जो हैं वो विभाजन में सक्षम होती हैं। ये विभाजित होने वाले उत्तक पौधों के वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के उत्तक को हम विभज्योतक उत्तक कहते हैं। विभज्योतक उत्तक 3 प्रकार के, शीर्षत विभज्योतक उत्तक, पार्श्व और अंतर्विष्ट विभज्योतक। सबसे पहले शीर्षत विभज्योतक की बात करेंगे। शीर्षत विभज्योतक पौधों की जड़ों एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है तथा यह उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। जैसे हम यहाँ पर देखें, इस चित्र के अंदर हमने एक तने की टिप का जो चित्र बनाया हुआ है, इसमें ये तने की टिप है, शीर्ष है तने का। इस शीर्ष में जो विभज्योतक उत्तक विद्यमान है इसको हम कहते हैं शीर्षत विभज्योतक उत्तक। और ये क्या करता है, क्योंकि इसमें कोशिकाओं के विभाजन से इसकी तने की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, ऐसे ही पार्श्व विभज्योतक, तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। ये पार्श्व विभज्योतक आप यहाँ देखेंगे, ये पार्श्व विभज्योतक है जो तने की परिधि में उपस्थित होता है। तो इसकी कोशिकाएं जब विभाजित करती है तो तने की मोटाई बढ़ती है। ठीक है, तो ये परिधि बढ़ाता है तने की। अंतर्विष्ट विभज्योतक यह पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व यानी कि इंटरनोड में दोनों ओर उपस्थित होता है। जैसे ये अंतर्विष्ट है, जैसे जहाँ से कोई टहनी निकल रही है या कोई पत्ती निकल रही है ना, वहाँ उसके बेस में, जहाँ से पौधे के तने में कोई टहनी या पत्ती निकल रही है, उसके बेस में, उसके आधार में जो विभज्योतक उत्तक होता है उसको अंतर्विष्ट विभज्योतक उत्तक कहते हैं। और अंतर्विष्ट विभज्योतक उत्तक जो है ये इंटरनोड रीजन में, पर्व रीजन में उपस्थित होता है। विभज्योतक उत्तक के गुण क्या क्या होते हैं? इस उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इन कोशिकाओं में बहुत अधिक कोशिका द्रव्य पाया जाता है। पतली कोशिका भित्ति होती है और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। स्पष्ट केंद्रक क्यों होते हैं? विभाजन के लिए, निर्देश देने के लिए। इन कोशिकाओं में रसधानियाँ नहीं होती। इन कोशिकाओं में केंद्रक सुस्पष्ट होता है। कोशिका द्रव्य अधिक होता है पोषण प्रदान करने के लिए, ताकि जो कोशिका विभाजन हो रहा है उसको और अधिक ऊर्जा मिल सके। इसके बाद हम आते हैं स्थायी पादप उत्तक पर। स्थायी पादप उत्तक विभज्योतक उत्तक वृद्धि करके आगे एक विशिष्ट कार्य करते हैं। यानी विभज्योतक उत्तक जब वृद्धि करते हैं और कोशिकाओं का निर्माण करते हैं तो बहुत सारी कोशिकाएं जो बना रही हैं उनमें से ज़्यादातर कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं और वो एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए दक्ष हो जाती है। तो उन कोशिकाओं के समूह से जो उत्तक बनता है उसे स्थायी पादप उत्तक कहते हैं, क्योंकि स्थायी पादप उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती। वे कोशिकाएं जो विभेदित यानी डिफ्रेंशिएटेड यानी पर्टिकुलर कार्य को करने में दक्ष हो गई हैं, विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती है और आगे विभाजित होने की शक्ति खो देती है। इस प्रकार के उत्तक को स्थायी उत्तक कहते हैं। विभेदीकरण क्या है? उत्तकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। स्थायी उत्तक के प्रकार, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। जैसा हमने पहले बताया था, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल स्थायी उत्तक। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, इनको हम सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पैरेन्काइमा के ऊपर। पैरेन्काइमा वे सरल स्थायी उत्तक जिसकी कोशिकाओं की कुछ परतें आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है। इन्हें
पैरेन्काइमा उत्तक कहते हैं। पैरेन्काइमा उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या गुण पाए जाते हैं? एक तो ये पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। इसकी कोशिकाएं, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती है, ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं। इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो पाए जाते हैं पैरेन्काइमा में। यह उत्तक भोजन का भंडारण करता है और पौधों को सहायता प्रदान करता है। जड़ एवं तनों को पैरेन्काइमा पोषक तत्व और जल का भी भंडारण करता है। जड़ और तनों में जो पैरेन्काइमा पाया जाता है वो पोषक तत्व और जल का भंडारण स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, जैसे आपको इस चित्र में दिखाएंगे, ये पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं। देखो इनमें पतली जो है ये कोशिका भित्ति जो है पतली होती है और इंटरसेलुलर स्पेसेस जो कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान है, ये देखो आपको यहाँ रिक्त स्थान देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कोशिका भित्ति यहाँ हमने जो दिखाई है, ये एक लाइन में दिखाई है, पतली कोशिका भित्ति है। ठीक है, और इनके बीच में रिक्त स्थान होता है काफ़ी, जो जिन गुणों का हमने अभी बात की है। ठीक है, पैरेन्काइमा उत्तक के प्रकार। क्लोरेन्काइमा क्या है? कुछ पैरेन्काइमा उत्तक में क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। इनमें क्लोरोफिल जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन का निर्माण करने का कार्य करती है। ऐसे पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहते हैं, यानी कि वो पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? क्लोरेन्काइमा। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा प्रकार है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा जलीय पौधों में पाया जाता है। मुख्यतः जलीय पौधों में पैरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच में हवा की गुहिकाएँ होती है। हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएँ होती हैं, यानी कि उनमें हवा भरी होती है, जो पौधों को तैरने के लिए बायोन्सी देती है, उत्प्लावन बल देती है। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा कहते हैं। एरन यानी कि हवा, एयर, हवा। वो पैरेन्काइमा जिसके बीच में जो है हवा भरी होती है। हवा भरने से वो हल्के हो जाते हैं पौधे, और हल्के होने के कारण वो पानी के ऊपर तैर सकते हैं। तो ये जलीय पौधों में पाया जाता है। दूसरे सरल स्थायी उत्तक है हमारा कोलेन्काइमा। अभी हमने पहले जिसकी बात की थी वो था क्लोरेन्काइमा, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम बात करें दूसरे स्थायी उत्तक की, जिसे हम कहते हैं कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा एक अन्य प्रकार का सरल स्थायी उत्तक है जिसके कारण पौधों में लचीलापन आता है। यानी आप टहनी को मोड़ देते हो ना, जो नया पौधा होता है उसकी टहनी को आप मोड़ लेते हो, बड़े पौधों की भी मोड़ लेते हो और छोड़ते हो तो वापस अपने स्थान पर चली जाती है, टूटती नहीं है। तो ये लचीलापन किसकी वजह से आता है? कोलेन्काइमा उत्तक की वजह से। यह पौधे के विभिन्न भागों जैसे पत्ती एवं तने में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। कोलेन्काइमा के क्या गुण हैं? ये पौधे और तने की पत्तियों में लचीलापन लाता है, पौधों को यांत्रिक सहायता यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है, उनको सहारा देता है। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। जीवित कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिका भित्ति जो है वो कोनों पर से मोटी होती है। कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वो काफ़ी कम होता है। जो पैरेन्काइमा में काफ़ी पाया जाता है, वो कोलेन्काइमा में खाली स्थान कम होता है। यह उत्तक एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रत में पाया जाता है। एपिडर्मिस जो हमारी सबसे ऊपरी परत होती है पौधों के अंदर, उसके नीचे कोलेन्काइमा पाया जाता है। ठीक है, कोलेन्काइमा की कोशिकाएं, देखिए ये कोलेन्काइमा का चित्र है। इसमें आप देखेंगे कि कोनों पर से मोटी है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है कोनों पर से मोटी है और हमें काफ़ी कम, कहीं कहीं पर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी कम इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, ये कोलेन्काइमा है। उसके बाद हम आते हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा तीसरे प्रकार का सरल स्थायी उत्तक है। ये एक अन्य प्रकार का सरल स्थायी उत्तक जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। जैसे नारियल के छिलके देखे होंगे ना आपने, कितना कठोर होता है और कितना मजबूत भी होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। जो उसके रेशे हैं, जो उसके बाल जैसी संरचनाएं होती हैं ना, वो भी स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती हैं। ये उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप यानी जाइलम और फ्लोएम के पास, पत्तियों की शिराओं में, जो पत्तियों की शिराएं होती हैं ना, आप देखो कि पत्तियों के बीच में लाइनें दिखाई देती हैं, है ना, उनको शिराएं बोलते हैं। उन शिराओं में, बीजों और फलों के कठोर छिलकों में कौन सा उत्तक होता है? हमारा स्क्लेरेन्काइमा, जो कठोर उत्तक है। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। गुण क्या क्या हैं इसके? इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है, ये लंबी एवं पतली होती है। पतली होती है, कोशिकाएं पतली होती हैं और लंबी होती है, लेकिन इनकी कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होती है। और किसके कारण होती है? लिग्निन नाम के रासायनिक पदार्थ की वजह से। लिग्निन नाम के रासायनिक पदार्थ के कारण इनकी कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होती है कोशिकाओं के भीतर। और कोशिका के अंदर, यानी कि कोशिका पतली होती है, कोशिका के अंदर भी स्थान जो है काफ़ी कम होता है, और कोशिकाओं के मध्य भी स्थान नहीं होता है। जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है, जो हमने पैरेन्काइमा में पढ़ा था, कोशिकाओं के मध्य स्थान पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है, वो खाली स्थान स्क्लेरेन्काइमा में बिल्कुल नहीं होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों को मजबूती प्रदान करता है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए एक सीमेंट का कार्य करने वाला रासायनिक
पदार्थ है और इस लिग्निन डिपोजिशन के कारण ही स्केलेटन काइमेटस जो कोशिकाएं हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं। ये पौधे के जैसे छाल में भी क्या पाया जाता है, स्केलेटन काइमा पाया जाता है। ये देखिए, ये आप स्केलेटन काइमा कोशिकाएं हैं। आप देखेंगे इसकी पूरी की पूरी वाल जो यूनिफॉर्मली थिक है, मोटी है, किसके कारण, लिग्निन के कारण, लिग्निफाइड सेल वॉल यानी लिग्निन से बनी हुई कोशिका भित्ति। इसके बाद हम आते हैं एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस आपकी है कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत। पौधों के अंदर जो सबसे बाहरी परत कोशिका की मिलती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। सामान्यतः यह कोशिकाओं की एक ही परत की बनी होती है और शुष्क स्थानों पर यानी कि मरुस्थलीय स्थान पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस की परत मोटी हो सकती है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। एपिडर्मल जो कोशिकाएं हैं, एपिडर्मिस में पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या करती हैं? पौधों की बाहरी वातावरण से रक्षा करती है। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के एक अछिन्न परत बनाती हैं, यानी कि इन कोशिकाओं के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता, एक कंटिन्यूअस लेयर बनाती हैं एपिडर्मल कोशिकाएं। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं और सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं, यानी कि जो कोशिकाओं की बाहर की तरफ जो भित्ति होती है वो मोटी होती है और अंदर अन्य कोशिकाओं की तरफ की जो भित्ति है वो पतली होती है बाहरी परत के मुकाबले। क्या गुण पाए जाते हैं एपिडर्मल कोशिकाओं में? यह जल की हानि को कम करके पौधों की रक्षा करती है, वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का काम करती है। जड़ों में जो एपिडर्मल कोशिकाएं पाई जाती है वो मिट्टी से जल को सोखती है। एपिडर्मल कोशिकाएं पौधे की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल रोधी परत बनाती है, वैक्सी कोटिंग बनाती है, जो पानी में पौधों के भाग को गलने से बचाती है। यह जल प्रतिरोधी परत, जिसे वैक्सी कोटिंग कहते हैं, जल की हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। यानी कि जल में पाए जाने वाले और जल में ज़्यादातर समय पौधे रह जाते हैं तो उनको जल में गलने से बचाती है। दूसरा, कुछ परजीवी कवक जैसे कवक, फंजाई, फफूंद जिसको तुम कहते हो, वो उसको पौधों में प्रवेश करके बीमारी उत्पन्न करने से रोकती है। जड़ों में एपिडर्मिस का क्या कार्य है? जड़ों में एपिडर्मिस का कार्य पानी सोखने का है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्धन होते हैं, बाल जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें मूल रोम कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? मूल रोम, रूट हेयर्स कहते हैं, जिनमें जड़ों की कुल अवशोषण सतह बढ़ जाती है। पानी को सोखने की जो सतह है पूरी वो बढ़ जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो जड़ें सोख सकें। मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन नामक एक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है, यानी जो आउटर मोस्ट जो लेयर है, जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं, उनके ऊपर एक मोटी क्यूटिन की परत होती है। क्यूटिन एक तरह का रासायनिक पदार्थ है, उसका एक लेप होता है, जैसे वैसलीन की एक मोटी सी परत लगा दो ना, इस तरीके से, जो जल अवरोधक का कार्य करती है, जो उनमें से वाष्पोत्सर्जन नहीं होने देती, पानी को हानि नहीं होने देती, क्योंकि मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को पानी पहले ही कम अवेलेबल होता है, तो इसलिए वो जल को वाष्पोत्सर्जन से के द्वारा हानि होने से रोकती है। मरुस्थलीय पौधों को जल की हानि को रोकने की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि उन्हें पानी की उपलब्धता भी कम होती है। यह क्यूटिन रासायनिक पदार्थ बाहरी परत से जल के ह्रास और हानि को रोकता है। ठीक है, क्यूटिन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें जल अवरोधक का गुण होता है। यह मुख्यतः मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में पाया जाता है। सुबेरिन क्या है? सुबेरिन भी एक रासायनिक पदार्थ है जो वृक्ष की बाहरी सुरक्षात्मक परत, यानी जो प्रोटेक्टिव लेयर बनी होती है ना सबसे भारी पौधों के अंदर, वो बनी होती है सुबेरिन की। यह वृक्षों की छालों में पाया जाता है। छाल आपने देखी होगी ना, छाल सभी वृक्षों में जो मिलती है, वो उसकी कोशिकाओं में हमें मुख्यतः क्या मिलता है? सुबेरिन मिलता है। इनका काम क्या होता है? ये जल और वायु के लिए अभेद बनाता है, यानी पानी और वायु की एंट्री को रोकता है। रंध्र, उसके बाद हम आते हैं रंध्र। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः रंध्र जो हैं वो पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? इनकी संरचना कैसी होती है? पत्तियों की सतह पर बहुत से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र को वृक्क के आकार की यानी किडनी शेप्ड
दो कोशिकाएं घेरे रहती है। ये देखिए, ये है वृक्क के आकार की दो कोशिकाएं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है। यानी ये रंध्र जब खुला होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान वायुमंडल के साथ पौधे कर सकते हैं, और जब रंध्र बंद होता है तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कौन कंट्रोल करता है? रक्षी कोशिकाएं। ये एक रंध्र है, और यहाँ देखिए ये पत्ती की निचली परत की एक छोटी सी संरचना है जिसमें बहुत सारे रंध्र पाए जा रहे हैं। ये अन्य कोशिकाएं हैं। ये जो दिख रही हैं ये द्वार कोशिकाएं हैं। बीच में जो जैसे ये जो छिद्र है इसको रंध्र कहते हैं। ये द्वार कोशिकाएं हो गई, और ये एपिडर्मल कोशिकाएं हो गई है। ठीक है, रंध्र के कार्य क्या हैं? रंध्र के कार्य हैं गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है उनका आदान प्रदान वायुमंडल के साथ रंध्र के द्वारा, और वाष्पोत्सर्जन, जो पानी वाष्प बन करके पौधों से बाहर निकलता है वो किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। कॉर्क यानी कि छाल, पुराने तने में बाह्य सुरक्षात्मक परत छाल में परिवर्तित हो जाती है। जो आउटर एपिडर्मिस होती है वो धीरे धीरे पुराने होने पर किस में बदल जाती है? छाल में, कॉर्क में बदल जाती है। छाल की कोशिकाएं मृत और टाइटली पैक्ड होती है। इन पर जल अवरोधक सुबेरिन की परत चढ़ी होती है, जो हमने यहाँ बताया कि छाल में पाया जाता है। ये जल अवरोधक होता है। ये पौधों को बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। ये पौधों को बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये थे हमारे पौधों के अंदर पाए जाने वाले विभज्योतक और सरल स्थायी उत्तक। अगली वीडियो में हम जटिल स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद आप इसके नोट्स बनाएंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे और मुझे उसकी फ़ोटो खींच करके ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू।